हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर, जो कि फेज नंबर 3 है ऑफ मराठाज, जहां हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस रहे जिनकी वजह से हमें ये वॉर देखने को मिलती है। साथ में हम देखेंगे कि इनको किस तरीके से कंक्लूड किया गया, उनके बारे में हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं एंग्लो मराठा वॉर। अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं फेज थ्री किसका? ऑफ मराठास, जो कि हमें देखने को मिलता है 1775 से 1888, इस पीरियड के बीच में हम देखने को या जानने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं इस फेज की क्या इंपॉर्टेंस रही है, तो यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे एक्चुअल में पेशवाज, जो पेशवा हैं वो वीक होते हुए नजर आएंगे, ये वीक होंगे। और साथ में इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलेगा कि जो किंग मेकर्स है, किंग मेकर्स किनके लिए? किंग मेकर्स पेशवाज के रिस्पेक्ट में वो निकल के आना शुरू होंगे। यहां पे किंग मेकर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ, उसको समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके वॉर्स को, और वही रीजन बनेगा क्या इसके लिए, एंग्लो मराठा वॉर के लिए। और हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व होते हैं इन सब में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है और जाननी है, तो उससे पहले हमारे पास में इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, मतलब फैमिली ट्री पता होनी चाहिए कि पेशवाज में क्या चल रहा है और कौन किसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो मैं आपके सामने पहले एक बारी इनके बारे में बताता हूं कि पेशवाज कौन कौन आए। पेशवाज के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले पेशवा थे जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, हम पेशवाज का फैमिली ट्री देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बेटे हुए, दैट इज नोन एज बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद बाजीराव के बाद में इनके बेटे हुए, दैट इज नोन एज बालाजी बाजीराव। अगर हम बात करते हैं बालाजी बाजीराव की, तो इनके 3 बेटे हुए। कौन कौन? पहले बेटे हैं जिनका नाम है विश्वासराव। दूसरे बेटे जिनका नाम है माधवराव। और तीसरे बेटे जिनका नाम है नारायण राव। ठीक है, ये 3 बेटे। अगर मैं नारायण राव की बात करता हूं तो इनका एक और बेटा है जिसका नाम है सवाई माधवराव। ठीक है, ये 3 बेटे हो गए। इनमें नारायण राव के बेटे सवाई माधवराव। अगर मैं बाजीराव की बात करता हूं तो इनका भाई है जिसका नाम है दैट इज रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव का बेटा है दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उनको? उनका नाम है दैट इज बाजीराव टू। उनका नाम है बाजीराव टू। ठीक है, इस तरीके का फैमिली ट्री आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप मराठास को पढ़ोगे और एंग्लो मराठा वॉर, मेनली एंग्लो मराठा वॉर पढ़ोगे, तो उस टाइम में आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? अगर मैं बात करता हूं बालाजी विश्वनाथ की, तो ये रूल करते 1707 टू, हमें देखने को मिलते हैं 19 और 20 के बीच में। ठीक है, 19 से ये 40 के बीच में देखने को मिलेगा। 1740 तक ये रूल करते हुए नजर आएंगे बाजीराव। अगर मैं बालाजी बाजीराव की बात करता हूं तो ये आते हैं 40 to 61। ठीक है, और 61 अगर मैं बात करता हूं 1761, ये वो पीरियड है जहां पे पानीपत थर्ड होता है। पॉइंट क्लियर है? ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, पूरे तरीके से डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं इनके बारे में। अब पानीपत थर्ड में क्या होता है, जो इनका बेटा है विश्वासराव, इनकी डेथ हो जाती है, ये मारे जाते हैं वहां पे। ठीक है, दूसरा बालाजी बाजीराव, ये सदमे में मर जाते हैं।
कि भाई इतने हमारे जो सैनिक थे वो मारे गए, 50,000 60,000 सैनिक मारे गए, वहां पे उनको खाना नहीं मिल पाया, और इनके बेटे हैं वो मारे गए, इनका भाई है वो भी मारा गया। ठीक है, तो इस तरीके की हमें सिचुएशन देखने को मिलती है पानीपत थर्ड में। अब प्रॉब्लम क्या है 61 के बाद कि आखिर अब अगला पेशवा कौन बने। मेन पॉइंट क्या रहे, अगला पेशवा कौन बनेगा। अब 2 पॉइंट खड़े हैं, एक है हमारे पास में माधवराव और दूसरे हमारे पास में रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो बालाजी के भाई है, ठीक है, ये उठते हैं। अब ध्यान से सुनना और समझना, पूरी एकदम स्टोरी की तरह से चलेगा कि क्या हो रहा है, बस इसको समझते हुए चलिएगा। ठीक है, रघुनाथ राव उठते हैं और वो कहते हैं कि देखो अब ऑप्शन तो कोई है ही नहीं भाई, ये बच्चे छोटे हैं, तो मुझे बनना चाहिए एज पेशवा, मैं बनूंगा पेशवा। ठीक है, मुझे बनाया जाए, क्योंकि मैं अब अच्छे से जानता हूं, समझता हूं पूरी तरीके से कि भाई मराठास किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे अगला पेशवा बनना चाहिए। अब रघुनाथ राव को बोले नहीं भाई आप पेशवा नहीं बन सकते हो, हम बनाते हैं माधव राव को। और ये डिसीजन लेने वाले थे मराठा काउंसिल, मराठा जो सरदार है उन्होंने काउंसिल बना रखी है, या हम ये कह सकते हैं मराठा सरदार इकट्ठे होते हैं, करीब 12 मराठा सरदार होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, इनको बोलते हैं बार भाई काउंसिल, बार भाई काउंसिल, भाई काउंसिल। ठीक है, और इनमें थे एक बंदे जिसका नाम था नाना फडणवीस, नाना फडणवीस। ये कहते हैं कि नहीं आप रूलर या पेशवा नहीं बन सकते, हम माधव राव को पेशवा बनाते हैं। बोले अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप जब इतने सारे ही सरदार कह रहे हैं, सारे मराठा सरदार कह रहे हैं कि हमें इनको बनाना चाहिए, आपको लगता है कि मैं इसके कैपेबल नहीं हूं, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप उनको दे दो। इनको बना दिया। अब देखो जेलस तो होगा इस बात को लेके कि यार मुझे नहीं बनाया गया, मुझे बनना चाहिए था, मैं कॉम्पिटेटिव था, मुझे बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया, चलो कोई बात नहीं है, इनको दे दो। अगर यदि भाई ये हेरिडेटरी पोस्ट है, चलो कोई बात नहीं, इनको दे दिया जाए। अब रघुनाथ राव बैठे हैं, ये रूल करते हैं 61 टू 72 के पीरियड में, 61 से 72 73 इस पीरियड में रूल करेंगे। अब इस टाइम में क्योंकि ये बहुत कैपेबल है, काफ़ी कैपेबल है, इन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया, इन्होंने बहुत सारा काम भी किया, दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की, दोबारा से ये सोच रहे कि हमें किस तरीके से मराठा एम्पायर को दोबारा से इम्प्रूव करना है, ये दोबारा से उसी फेज में लेके आते हैं, रिवाइव करते हैं, यहाँ से जाट को और ये राजपूत को सबको अपने कंट्रोल में दोबारा से लेके आते हैं। ऐसे ही ये दिल्ली के जो मुगल एम्परर है, ठीक है, उनको पकड़ के लाते हैं कि भाई आप कहाँ भाग के घूम रहे हो, ठीक है, आप अवध में बैठे हो, आप रूलर हो, आप सेंटर में बैठिए, आपका हक वहां पे है बैठने का, तो आपको वहां बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये उनको वहां से लेके आते हैं और इस तरीके से अपने रूल को बहुत अच्छे से चलाते हैं माधवराव। लेकिन क्योंकि इनको टीबी हो जाती है और टीबी होने से इनकी डेथ हो जाती है 72 में। पॉइंट क्लियर। अब दोबारा से वही सेम सिचुएशन, जिस जगह पे पहले मराठा का एम्पायर खड़ा था कि किसको पेशवा बनाया जाए, अब वही सेम फेज दोबारा आ गया। अब दोबारा से रघुनाथ राव खड़े हुए कि भाई आपके कहने पे माधव राव बनाया, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे पेशवा बनाया जाए। अगला पेशवा कौन हो, तो रघुनाथ राव हो। अब फिर दोबारा से यही बात आ गई, दोबारा से ये बार भाई काउंसिल बोले, नाना फडणवीस बोले कि नहीं भाई नहीं, नारायण राव को हम पेशवा बनाते हैं। अगला पेशवा किसको बनाते हैं, नारायण राव को। बोले कि अब ये क्यों, बोले देखो हेरिडेटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको बनाना चाहिए। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं है, ये भी चल जाएगा, बना दो इनको भी पेशवा। तो नारायण राव को पेशवा बना दिया और बोले कि आप इनके मेन मिनिस्टर होगे, मतलब एज ए प्रधानमंत्री, ठीक है, आप रहोगे इनके साथ में। अब नारायण राव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, नारायण राव रघुनाथ राव पे काफ़ी ट्रस्ट करते थे कि भाई ठीक है ये बच्चा हमारा ही है, कोई बात नहीं है, हम इस पर पूरा ट्रस्ट करते हैं और हम अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, अब नारायण राव पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में है। लेकिन मौका देखते ही रघुनाथ राव और इनकी वाइफ
दोनों ने मिलके नारायण राव की डेथ कर दी, इनको मार दिया। मतलब एक साल ये रूल कर पाए 72 to 73, ठीक है। इस टाइम में नारायण राव को निपटा दिया, ठीक है। अब पॉइंट क्लियर। रघुनाथ राव ये सब क्यों कर रहे हैं? रघुनाथ राव ये सब कर रहे हैं पेशवा बनने के लिए। अब क्योंकि पेशवा बनना है इनको, तो अब सारे रास्ते खाली है। अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा कि भाई विश्वास राव था वो चला गया, माधव राव था वो चला गया, नारायण राव था वो चला गया, अब कौन बचा? अब तो मैं बनूंगा पेशवा। अब फिर वही सेम सिचुएशन, पेशवा किसको बनाया जाए? फिर उठे, फिर रघुनाथ राव ने बोला कि हाँ भाई अब बोलो, अब तो पेशवा मैं बन सकता हूं ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई चैलेंज नहीं है, अब तो मुझे पेशवा बना दो। तो फिर दोबारा से जैसे ही उठे तो वहां से फिर दोबारा नाना फडणवीस की आवाज आई कि नहीं, अब हम बनाते हैं सवाई माधवराव को पेशवा। पॉइंट क्लियर हो गया? किसको बनाते हैं? सवाई माधवराव को पेशवा बनाते हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये देखो, एक जनरेशन छोड़ दी तो कोई बात नहीं है, उसके भी नीचे वाली जनरेशन और ये उसके नीचे काम करे। अब बात आ गई ईगो की पूरी तरीके से कि भाई थर्ड जनरेशन, इतना गैप, और वो रूलर बन रहा है और मैं यहां जो कैपेबिलिटी लेके बैठा हूं, तो मैं किस लिए? ठीक है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि महज ये 2 महीने का बच्चा है, 2 महीने का माइनर है, उसके बावजूद भी आप इनको एज ए पेशवा बनाना चाहते हो। नाना फडणवीस कहता है कि नहीं, यही बनेगा पेशवा। ये तो पूरी तरीके से रघुनाथ राव की बेइज्जती होगी। ये तो ईगो वाली बात आ गई कि भाई चल क्या रहा है, बनना चाहिए मुझे, चलो ठीक है, एक जनरेशन गैप था वो मान लिया हमने, वो चल जाएगा। 2 जनरेशन गैप पे, और वो भी एक माइनर को जिसको ये ही नहीं पता है कि आंखें कैसे खोलनी है, उसको बनाया जा रहा है पेशवा। ठीक है। बोले ये तो नाम का है, हम चलाएंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे, ये रूल करेंगे। हम देखते हैं कि 73 74 से और ये 96 तक रूल करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। कैसे करेंगे वो हम चीज अब जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया एकदम? ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, आखिर क्या चला। इसी वजह से रघुनाथ राव जो कि पूरी तरीके से अब पूरी तरह से बेइज्जती फील कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई पेशवाशिप के लिए मैं इतना सब कुछ करके आया, अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल कॉन्स्पिरेसी का है। और ये समझ चुके थे, बार बाई काउंसिल है, वो समझ चुके थे कि ये सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो रघुनाथ राव यहाँ से उठे और इन्होंने कहा कि भाई अब नहीं सहन कर पाएंगे, अब ना हो पाएगा अपने से, मैं चला ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है। यहाँ से ही उठते हैं और उठ के चले जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि भाई मैं आया हूँ आपके पास, ठीक है, मेरी हेल्प करो, मुझे पेशवा बनाओ, मुझे बनाइए पेशवा। बोले अच्छा पेशवा बनना है आपको, क्यों? क्योंकि ये वो दौर है जिस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से स्ट्रांग हो चुकी है, पूरी तरीके से स्ट्रांग है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ठीक है आपको पेशवा बनना है, बन जाओ, क्या दिक्कत है? बोल नहीं, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब यहाँ पे समझना जरा क्या हो रहा है। इन्होंने कहा कि भाई आप पेशवा बनना चाहते हो? बोले हाँ मुझे पेशवा बनना है। बोल तो उसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ये लो, एक ब्लैंक पेज लिया, ब्लैंक पेज लिया और इनके सामने रख दिया। बोले आप साइन करो इस पे। बोले ये क्या है? बोले ये कागज़ है, वो फॉर्मेलिटी होती है जिसको हम हर जगह पे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, आप इसको लीजिए और इस पे साइन करो। बोले ये क्या है? तो देखो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस प्लस कौन है हमारे पास में? दैट इज रघुनाथ राव, रघु। ठीक है। इनके बीच में होती है ट्रीटी, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत क्या है ये समझो जरा। ये ट्रीटी क्या है? इस ट्रीटी में बोला गया कि सबसे पहला पॉइंट, मुझे पेशवा बनाइए,
बोले ठीक है, आपको पेशवा बना देंगे, टेंशन मत लो, आपको पेशवा बनाया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ये 1775 की बात चल रही है इस पीरियड में। बोले आपको पेशवा बना देंगे, लेकिन बदले में क्या? बदले में दूसरा पॉइंट, आपको हम देंगे बसीन, सालसेट, ये आपको देंगे। बोले अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट बोला कि जो सूरत से और भरूच से जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है वो भी हम आपको देंगे। ये सब बातें कौन बोल रहे हैं? ये रघुनाथ राव बोल रहे हैं। सूरत की ट्रीटी में पेशवा बनाओ मुझे, साथ में मैं आपको बसीन और सालसेट दोनों दे दूंगा। ऊपर से सूरत और भरूच से जो भी वहां से जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो आपका। चौथा पॉइंट होगा, ये लीजिए 6 लाख रुपए अभी ले लो। अगर आपको लगता है ना कि यहां पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा या मैं आपको नहीं दूंगा ये पैसे, ये लो, मैं आपको अभी देता हूं पैसे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब ये ट्रीटी करने के बाद, ये ट्रीटी होने के बाद अब क्या होगा? बोले चलो तो करते हैं, अपनी कार्रवाई करना शुरू करते हैं। तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस रघुनाथ राव दोनों मिलते हैं और जाते हैं और अटैक करते हैं मराठास के ऊपर। किन पे अटैक करते हैं? मराठास पे। ठीक है, ये पहुंच गए, यहां से होती है दैट इज नोन एज बैटल ऑफ अरास 1775 में। ठीक है, ये लड़ाई होती है। यहां से ये पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी हेल्प कर रही है, साथ में रघुनाथ राव है। हालांकि यहां पे मराठास पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कुछ इस तरीके से है कि जीत रहे हैं रघुनाथ राव। जीतते जीतते ये जो खबर है, ये खबर पहुंचती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है कोलकाता कि भाई कोलकाता में ये पता चला कि बॉम्बे का जो गवर्नर है वो इस तरीके की लड़ाई में इन्वॉल्व हो रहा है और उसने एक ट्रीटी की हुई है, ट्रीटी ऑफ सूरत। अब ध्यान से सुनना और समझना, 1775 का जो पीरियड है, ये वाला जो टाइम है 1775, ये वो दौर है। इस दौर में 1773 में अगर हम देखें तो हमारे पास पहला हमें चार्टर देखने को मिलता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1773, और उसमें यह बोला गया था कि जो कोलकाता का, या हम बात करें बंगाल का, जो बंगाल का जो गवर्नर होगा, इनके टाइम में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, जो बंगाल का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। ये हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक एक्ट किस तरीके से आया, क्यों आया, वो सब चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, वहां पे देखेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये चल रहा है बॉम्बे वाली साइड में। ठीक है, और बॉम्बे से ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचती है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। वो पता करता है, उसको पता चलता है कि भाई इस तरीके से जो बॉम्बे का जो गवर्नर है वो इस तरीके की ट्रीटी कर चुका है और वो मराठा से लड़ाई करने लग रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इसने तुरंत कहा कि भाई मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूं और मेरे अंडर, क्योंकि इस एक्ट में क्या बोला था? इस एक्ट में बोला था कि मद्रास का गवर्नर होगा, बॉम्बे का गवर्नर होगा, वो दोनों के दोनों कंट्रोल में होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, उसमें ये बोला गया था। ठीक है, तो यहां से इसने कहा कि सुपर पावर जो सुप्रीम है वो तो मैं हूं, अगर ट्रीटी करनी थी तो मुझसे करनी थी ना। बॉम्बे का गवर्नर होता है कौन है, उसने ये ट्रीटी क्यों की और किस वजह से की, मुझसे ना कोई पूछा ना डिस्कशन किया, तो मैं इस ट्रीटी को क्या करता हूं? कैंसिल करता हूं। इसने कहा ये जो ट्रीटी है ये ट्रीटी कैंसिल, मैंने इस ट्रीटी को कैंसिल किया, ये ट्रीटी नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे ये हुआ तो यहां से ये यहां पे जो वॉर हो रहा था उस पर पूर्ण विराम लग गया कि रुक जाओ भाई, ट्रीटी तो है ही नहीं। इसने यहां से एक ऑर्डर निकाल दिया और एक ट्रीटी निकाली। बोले कि मैं बताता हूं कि क्या ट्रीटी करनी है आपको, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर बोला कि मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उस बेसिस पे ये ट्रीटी होनी चाहिए, ना कि ट्रीटी ऑफ सूरत। बोले इसमें क्या है? सबसे पहली चीज तो इसमें यह है,
मैं कैंसिल करता हूं ट्रीटी ऑफ सूरत को, सूरत ट्रीटी को कैंसिल करता हूं। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, यहां पे हमें बसीन चाहिए, हमें नहीं चाहिए और कुछ भी, हमें बसीन दे दो, ठीक है। इस तरीके के इसमें 2-3 पॉइंट बोले गए, बोल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रघुनाथ राव जो एम्परर बनते बनते यहां पे बोला नहीं, रूलर जो होगा, जो पेशवा होगा, उसमें मेन चीज क्या है, मेन चीज इसमें बोल रहे हैं रघुनाथ राव पेशवा होगा, लेकिन इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इसमें बोला कि नहीं, सवाई माधवराव, जो सवाई माधवराव है यही पेशवा होंगे, यही पेशवा होंगे। बोले अच्छा, ये तो बहुत गलत हो गया, जो जीतने वाला था अब पूरी तरीके से वो ट्रीटी चेंज हो चुकी है। जो बातें बोली गई थी, जो बातें हुई थी कि पेशवा बनाया जाएगा इसको, और साथ में एक बात और बोल दी कि रघुनाथ राव को हम कहते हैं कि भाई रघु बाबा आप जाओगे पेंशन पे, आपको हम पेंशन दे देंगे, 25,000 30,000 रुपए जितने भी चाहिए आपको पेंशन दे देंगे, आप पेंशन पे जाओगे, आपको अगला पेशवा नहीं बनाया जाएगा, पेशवा सवाई माधवराव ही रहेगा। कुछ इस तरीके की ट्रीटी यहां से डिक्लेयर होती है। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया, यहां कोई भी डाउट नहीं है आपको। फिर से सुन लीजिएगा, रघुनाथ राव किसके पास जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वहां पे एक ट्रीटी करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। ये इंफॉर्मेशन बंगाल में पहुंचती है, बंगाल के गवर्नर जनरल ने अपने नाम से एक ट्रीटी निकाली, क्योंकि ये जीत रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मैं एक ट्रीटी बनाता हूं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और उसमें बोला कि जो रूलर होगा, जो पेशवा होगा, वो सवाई माधवराव ही रहेगा, बस क्या होगा, रघुनाथ राव को हम पेशवा नहीं बना रहे। पॉइंट क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर है। अब क्या हुआ, ये बात यहां पे देखो, अब ध्यान से समझना, कोलकाता का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठे हैं वो है सुप्रीम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये सुप्रीम है, और इसके अंडर आते हैं मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर। दूसरी तरफ बॉम्बे में जो गवर्नर बैठा हुआ है ये कह रहा है कि भाई ये क्या हुआ, ये तो ईगो पे हर्ट होने वाली बात हो गई ना, क्या मैंने एक ट्रीटी की, मैंने डिस्कशन किया, मैंने लड़ाई की, मैं जीत रहा हूं, और मेरी ट्रीटी को सबके बीच में कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये आ गई अब इनके ईगो की बात। यहां पे ये कह रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि मैं सुप्रीम हूं तो मेरे को यहां पे पावर है, मैं किसी भी ट्रीटी को कैंसिल कर सकता हूं, जो करना है मैं करूंगा। अब ये दोनों के बीच में कोलैप्स हो जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि आखिर किसकी ट्रीटी वैलिड है, किसकी ट्रीटी को वैलिड माना जाए। इसके अकॉर्डिंग पेशवा बनना चाहिए रघुनाथ राव, इसके अकॉर्डिंग पेशवा बनना चाहिए कौन, माधवराव, सवाई माधवराव। माधवराव से जानिए, अब अभी फिलहाल के लिए छोटा टर्म यूज करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अकॉर्डिंग माधवराव को पेशवा बनना चाहिए। किसको वैलिड माना जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि किसको वैलिड माने। पॉइंट क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर है। तो यहां से हमारे पास में अब क्वेश्चन आ गया कि कैसे सॉल्व किया जाए इस बात को। तो यहां से ये बात पहुंचती है ब्रिटेन, कहां पहुंची, ब्रिटेन में, कि भाई इस तरीके का दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी और वो ट्रीटी कैंसिल हो रही है, बताओ क्या करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ब्रिटेन में क्या सिचुएशन चल रही है और किन को देखते हुए ये चीज की जाएगी, सूरत की ट्रीटी वैलिड होगी या फिर पुरंदर की ट्रीटी वैलिड होगी, हमें इन दोनों में से एक ट्रीटी को वैलिड करना है। समझते हैं पहले ब्रिटेन की क्या हालात है, ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे आखिर क्यों उन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत को वैलिड बोला। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। चलो यहां से हम देखते हैं ब्रिटेन के हालात। देखो ब्रिटेन में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है एक्चुअल में 3 हमारे पास में कंट्री है, दैट इज फर्स्ट है हमारे पास में दैट इज यूएस, दूसरा है हमारे पास में ब्रिटेन, और तीसरा हमारे पास अफ्रीका। ये 3 कंट्री है, ठीक है, पॉइंट क्लियर।
ब्रिटेन क्या करता है, अफ्रीका से यहां से लोगों को लेते हैं, उनको स्लेव बनाते हैं और स्लेव बना के यूएस में लेके जाते हैं, क्योंकि यूएस में इनकी बहुत सारी कॉलोनीज है, बहुत सारी कॉलोनीज है। तो यहां से अफ्रीका से मैन पावर को लिया और यूएस में लेके चले जाते हैं। यहां पे इनसे एग्रीकल्चर करवाए जाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करवाए जाते हैं, मतलब मेनली कैश प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, इनका प्रोडक्शन यहां पे करवाया जाता है। उसका जो रॉ मटेरियल है, जो कॉटन है, उसको ले जाया जाता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में यहां पे लगा रखी है फैक्ट्री बड़ी बड़ी, जहां पे मशीनरीज है, जो कॉटन जाएगा उससे कपड़ा बनाया जाएगा, ठीक है। यहां पे प्रोडक्शन होगा और वो वापस अफ्रीका की मार्केट में लाके बेचा जाएगा, यहां पे सेलिंग होगी। समझ आया काम? मतलब ये प्रोसेस चल रहा है यहां पे। अफ्रीका से मैन पावर ली, वो लेके चले जाते हैं यूएस पे, यूएस से चला जाता है वो ब्रिटेन में, जो भी रॉ मटेरियल होगा वो यहां जाता है, यहां से फैक्ट्री कपड़ा बनाएगी और वो कपड़ा बना के यहां पे बेचेगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अब 1776 ये वाला टाइम चल रहा है, यूएस हो जाता है इंडिपेंडेंट। और जैसे यूएस इंडिपेंडेंट हुआ, यूएस के इंडिपेंडेंट होते ही हमारे पास में क्या होगा, ये वाला जो पूरा ट्रैक है ये खत्म हो गया, ये रास्ता कैंसिल हो गया इनके लिए कि भाई अब यूएस इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि बाहर की कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये तो पहले कॉलोनी थे, तो अब ये पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुके हैं। अब ये मार्केट टूट चुका है इनके लिए, ये कंपोनेंट टूट चुके हैं। अब इनको देखना है कोई साइड सोर्स कि जहां से ये अपने इस जो धंधा है, ये जो धंधा है इसको चलाया जा सके, ठीक है। इसके लिए इनको दिखा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में देखा कि यहां की जो मिट्टी है वो ब्लैक है, जो कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। तो हमें महाराष्ट्र पे अपना कंट्रोल बनाना है, ऐसा करना है कि जहां पे हम महाराष्ट्र को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ला सके। और यही रीजन था जिसकी वजह से इन्होंने कहा, ध्यान देना, एक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जो कि सुप्रीम है, और दूसरा खाली गवर्नर है ऑफ बॉम्बे, यहां पे इसकी बात को सप्रेस कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग जो कि बैठे, उनको बिठा दिया गया चुपचाप कि हम ट्रीटी ऑफ सूरत, इसको हम वैलिड मानते हैं और हम कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ सूरत के अकॉर्डिंग काम किया जाए। अब बात सोचो, सुप्रीम वैल्यू उसको आप साइड कर रहे हो और किसको मान रहे हो, एक गवर्नर को। क्यों? सिर्फ और सिर्फ किस लिए? प्रोडक्शन के लिए। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया कि क्यों ट्रीटी ऑफ सूरत को वैलिड माना गया। यहां से वॉरेन हेस्टिंग को बोला कि भाई अब आपका एक काम है, और वो ये कि जाओ और इंडिया में अटैक करो, अटैक करके वहां पे अपना पूरा कंट्रोल महाराष्ट्र पे अपना बनाना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो इसी बात को लेके हमारे पास में गवर्नर ऑफ बॉम्बे ये जाते हैं अटैक करने के लिए, किसके ऊपर? दोबारा से 1780 की बात है। 1780 में दोबारा से यहां पे क्या किया जाता है, ब्रिटिशर्स, और वो भी कौन से? बॉम्बे के प्लस रघुनाथ राव मिलते हैं और अटैक करते हैं किन के ऊपर? दैट इज मराठास, ठीक है। दोबारा से अटैक किया, दोबारा से जाके जैसे अटैक किया, क्योंकि आगे से ऑर्डर आ चुका है कि जाओ और जाके अपना होल्ड बनाओ, कंट्रोल करना है, अपने पूरा कब्जे में लेने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मराठाज पे जब ये अटैक करेंगे तो मराठाज ने इनको ढूंढ ढूंढ के अब की बार ये जीतते हैं और ये हारते हैं, डिफीटेड। मतलब यहां पे महाजी सिंधिया पूरी तरीके से एक एक को ढूंढ ढूंढ के, खुरच खुरच के इनको मारना शुरू करते हैं, एक एक को, जो भी ब्रिटिशर दिख रहा है उसको ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। अब ये भाई पूरी तरीके से टूट चुके, पूरी तरीके से वीक हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने तुरंत कॉल किया किसको? बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग को,
कि भाई हेल्प करा दो मेरी। जैसे आपने वो सुना होगा ना एक डायलॉग, लैंड करा दे भाई मेरे को, मुझे बचा ले कैसे भी करके, कुछ भी कर मुझे बचा ले। तो यहां से एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ट्रीटी ऑफ बड़गांव। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने बोला कि देखो मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूं, ठीक है, आप कल को ये सूरत वाली ट्रीटी को मान लोगे, ठीक है, तो वो तो मेरी तो ईगो कहाँ गई, मैं तो वही रह गया ना, मेरा क्या वैल्यू हुई, कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं अब आपको एक कोरा कागज देता हूं और जैसा मैं कहूंगा आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। हेल्प करूंगा मैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा मैं कहूंगा आपको वैसा फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यहां पे वॉरेन हेस्टिंग अटैक करना शुरू करते हैं। वो दो साइड से अटैक करते हैं, एक पूना वाली साइड से और एक ग्वालियर वाली साइड से। पॉइंट क्लियर है, एक पूना वाली साइड से और दूसरा ग्वालियर वाली साइड से। पूना वाली साइड से ये डिफीट होते हैं, हार जाते हैं यहां से, कौन, ब्रिटिशर्स। और ग्वालियर वाली साइड से ये जीत जाते, जहां पे इन्होंने गुजरात पे, ठीक है, ग्वालियर पे अपना कंट्रोल कर लिया। पॉइंट क्लियर, यहां से ये जीतते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या आया यहां से, मेन क्वेश्चन आया कि आखिर हम पूना वाली साइड पे हारे क्यों। ध्यान से समझना, अब यही हमारे पास में सेकंड बैटल आगे चल के इनको रोकना पड़ा। ये जो एंग्लो मराठा वॉर है इसको रोकने का रीजन यही बनेगा। क्यों, समझो अब समझना ध्यान से। पूना वाली साइड पे जब ये हारे तो इन्होंने देखा कि हम वहां से हारे क्यों हार रहे हैं, तो उसके पीछे इनको रीजन मिला मैसूर। यहां पे मैसूर हेल्प करने के लिए आते हैं मराठास की, कि आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप मारो, हम मारेंगे साथ में मिलके, ब्रिटिशर्स को डिफीट करेंगे। तो ब्रिटिशर्स सोच रहे कि ये क्या करने आया है यहां पे, मैसूर करने क्या आया, क्यों आया ये बीच में। अगर यदि ये दोनों मिल गए, मराठास और मैसूर अगर दोनों मिल गए, तो हम यहां पे नहीं बच पाएंगे। इसीलिए इन्होंने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब कुछ भी करो, हमें पहले मैसूर को निपटना पड़ेगा, मैसूर से निपटना पड़ेगा, और मराठास को थोड़े टाइम के लिए इनके हाल पे छोड़ देना है। क्यों मराठास को इनके हाल पे क्यों छोड़ देना है, क्योंकि देखो मराठास तो ऑलरेडी वीक है, उनके पास तो रिसोर्सेज की पहले ही कमी है, वो तो पहले पानीपत थर्ड बैटल में टूट चुके हैं, और हम इनके साथ में ऑलरेडी 1775 से बैटल करते आ रहे हैं, और 82 आ गया, 1775 से 82 आ चुका है। तो हम इनके साथ में तो पहले ही इनको पूरी तरीके से हम तोड़ चुके हैं, हरा भी चुके हैं पहले, तो इनको हम हरा देंगे, हमें इनके बारे में पता है। हमें पहले मैसूर पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैसूर फ्रेंच के इन्फ्लुएंस में था, हमें इससे निपटना है पहले। तो हमें कुछ टाइम के लिए इनसे ऐसा बिहेव करना है कि हमें आपसे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, आपसे सिर्फ शांति चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते आपसे, सिर्फ ये शो करने हैं ताकि मराठास हमारे इन्फ्लुएंस में आ सके। पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके का ये सिचुएशन बनती है जिससे ये कहते हैं कि हम अब ये जो बैटल है इसको हम रोकते हैं, और हम एक ट्रीटी करते हैं कि हमारी आपसे किसी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी मराठा से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की कंक्लूजन बनेगी, जिसमें बोला गया कि हमारे पास पहला पॉइंट कि ठीक है आप सवाई माधवराव को वो बनाना चाहते हो, सवाई माधवराव आप इनको पेशवा बनाना चाहते हो, ठीक है। हमने कहा ये पेशवा डिक्लेयर्ड, 1882 की बात हो रही है, सॉरी 1782 की, 1782 इस पीरियड में इन्होंने कहा कि थोड़े टाइम के लिए हमें कुछ ऐसा शो करना है जिसकी वजह से मराठा शांत हो जाए। तो बोले सवाई माधवराव को आप पेशवा बनाना चाहते हो, ठीक है बना दो। दूसरा रघुनाथ राव इनको हम पेंशन पे भेजते हैं, हम कहते हैं कि इनको पेंशन दी जाएगी
और वो पेंशन हम आपको 3.5 लाख रुपए पर ईयर आपको पेंशन देंगे। आप अब यहां से चले जाइए, आपका यहां पे कोई रोल नहीं है, आपको पेशवा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पे बोला कि हमें सिर्फ पीस चाहिए, हमें किसी तरीके की कोई वॉर नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम आपके साथ में किसी तरीके की वॉर करें या आपको इन्वॉल्व करें किसी भी इस तरीके की सिचुएशन में। ठीक है। सारा खेल किसके लिए चल रहा है? मैसूर से निपटना है। पॉइंट क्लियर हो गया? उन पे अपना कंट्रोल बनाना है। जैसे ही इनको अपना वीक बना देंगे, अपने कंट्रोल में ले आएंगे, उसके बाद ये दोबारा से इन पे अटैक करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे समझेंगे। तो फर्स्ट बैटल या फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्या होती है, क्यों होती है और क्या इसके कंक्लूजन्स रहे, उनके बारे में आपको किसी तरीके का कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर क्या है, क्यों हुई, पहले उसको जानेंगे। क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के लिए बनेंगी, उसको देखते हैं। देखो यहां पे हम देखते हैं कि सवाई माधवराव सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, इसे समझते हैं। देखिए हम देख रहे हैं 1795 का पीरियड है। ठीक है। इस पीरियड में महादजी सिंधिया ये कौन है? महादजी सिंधिया हो गए, नाना फडणवीस हो गए, ये बारभाई काउंसिल के लोग हैं। ये सारे के सारे किंग मेकर्स हैं। महादजी सिंधिया इनकी डेथ हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं 1796 की, तो उस टाइम में सवाई माधवराव ये भी चले जाते हैं। इनकी भी जगह खाली हो जाती है। इनकी जगह पे बनाया जाता है अगले पेशवा, दैट इज नोन एज बाजीराव टू। ये कौन है? तो हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। किसके बेटे वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है। बाजीराव टू अब पेशवा बन गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि आखिर बाजीराव टू को पेशवा क्यों बनाया गया? तो उसके पीछे रीजन था, बाजीराव टू को पेशवा बनाने के पीछे रीजन ये रहा है क्योंकि अब जो भी पेशवा बन रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरीके से वीक हो, जहां पे इन्फ्लुएंस किसका होगा? इन्फ्लुएंस होगा किंग मेकर्स का। ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम? ऐसे ही हम देखते हैं 799 का जो पीरियड आएगा, यहां पे हम देखेंगे कि मैसूर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। पूरी तरीके से अपना होल्ड होगा। अगर मैं बात करता हूं 1800 की, इस टाइम पे नाना फडणवीस जो कि सारी चीजों को चलाने लग रहे हैं, जो कि एक बड़े किंग मेकर हैं, इनकी डेथ हो जाती है। अब ध्यान दो, तो ये पूरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जहां पे मराठास में भी पेशवाज पूरी तरीके से वीक है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? अब जैसे अभी तक जो कंट्रोल था वो इनका चल रहा था, अब ये जैसे चले गए तो बाजीराव कहेगा कि भाई मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, मेरे हिसाब से चलेगा। मतलब ये अपनी चलाने की शुरुआत करते हैं, अपनी मनमानी करना शुरू करेंगे। जब ये अपनी मनमानी करेंगे तो जितने भी बगल में, जितने भी इनके साइड में जो भी मराठास बैठे हैं, या हम ये कह दें मराठा के जो गवर्नर्स बैठे हैं, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मराठा सरदार जो भी है वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई अभी तक ठीक है, जो सीनियर था वो चला रहा था, हम भी तो बराबर के, हम आपका रूल क्यों फॉलो करें? अब अपनी मनमर्जी चलाना शुरू करोगे कि मैं बताऊंगा, मुझे पता है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? इसी वजह से ग्वालियर, पहले अगर यदि हम बात करें गुजरात में कौन बैठे? गायकवाड़ बैठे। अगर मैं बात करता हूं गुजरात के बाद में नागपुर, यहां पे कौन बैठे? भोसले बैठे। अगर हम बात करते इंदौर में बैठे होलकर, हाँ या ना? बिल्कुल। अगर हम बात करते गुजरात हो गया, और यहां पे ग्वालियर, तो ग्वालियर में कौन बैठा है? दैट इज सिंधिया।
ये बैठे, ये सारे के सारे इनसे हो जाते हैं अलग। क्यों? क्योंकि भाई अब बाजीराव 2 ये कह रहा है कि मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, ये इनसे अलग हो जाएंगे। भाई हमें ना पता, हम करेंगे अपने हिसाब से। अब जिसको जो करना है ठीक है, अभी तक मानते थे हम सेंटर पावर है, हम उनको फॉलो कर रहे थे, उनके साथ में चलने की कोशिश कर रहे थे। अब ये धीरे धीरे जब ये टूटना शुरू हो जाएगा, जो पहले पूरा एक तरीके से आप ये कहते हो कि मान लो सपोज करो मैं आपसे ये कह दूं, अभी तक ये पांचों लोग ऐसे मिले हुए थे, पूना की जो सीट थी वो किसकी थी? इनकी है, पूना में ये बैठे हुए। अब ये नहीं मान रहे इस चीज को, पूना में ये बैठा है तो बोले हम नहीं मानते इनको, जो कर रहे हैं जैसे करना वो करे। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से अब जो पांचों उंगलियां एक साथ थी, अब वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। ठीक है, इनके बीच में डिसइंटीग्रेशन हो गया एक तरीके का। इसी चीज को देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बैठ के चुपचाप देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं कि मैसूर हमारे कंट्रोल में आ चुका है, इनके जो भी किंग मेकर्स थे वो भी चले गए, ये लोग हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इन्होंने आपस में कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या कि भाई कैसे हम इसको हटाएं। ठीक है, तो अब इस तरीके का प्रोसेस यहां पे हमें देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा ये बाजीराव, इसने क्या किया, इसने सिंधिया के साथ में मुलाकात की, क्योंकि ये आपस में दो दो लोगों का, तीन तीन लोगों का ऐसे ग्रुप बनाना शुरू करेंगे कि भाई हमें उसको खत्म करना है। होलकर कहेगा कि मुझे सिंधिया को खत्म करना है, सिंधिया कहेगा कि हमें होलकर को खत्म करना है, इंदौर में बैठा है उसको खत्म करना है। ठीक है, हम ये सोचेंगे कि हमें बाजीराव को खत्म करना है, तो ये आपस में ही एक दूसरे से कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर देंगे एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो यहां से बाजीराव 2 ये मुलाकात करते हैं किससे? सिंधिया से, कि भाई चल मेरी हेल्प करेगा। बोले क्या हो गया, बोल क्या करना है? बोल मेरी हेल्प कर और हम होलकर को निपटा के आते हैं। किसको निपटाते हैं? होलकर को। होलकर कौन कहां बैठे? इंदौर में। होलकर में बैठा है जसवंत सिंह, जसवंत होलकर, जसवंत होलकर। जसवंत होलकर पे इन्होंने अटैक किया, और जब ये अटैक करने गए, कब की बात है ये? 1802 1803 की बात है। इस टाइम पे जसवंत होलकर पे जैसे इन्होंने अटैक किया, तो इसका भाई था, जसवंत होलकर का भाई है बिट्ठू जी राव, बिट्ठू जी होलकर। इसकी डेथ हो जाती है, ये मारा गया। जसवंत होलकर, उसका भाई है बिट्ठू जी, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, ये मारा जाता है इनके द्वारा। अब ये बात जसवंत होलकर क्या एक्सेप्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। बोले भाई इन्होंने मेरे भाई को मारा है, अब नहीं बख्शूंगा। पूना का चाहे कोई भी हो, ये पेशवा है, ठीक है होगा, अब नहीं बख्शूंगा। बाजीराव कौन है कौन नहीं है, मैं मार के छोड़ूंगा इनको। तो यहां से जसवंत होलकर अटैक करना शुरू करता है। अब ये बात इनको पता चलती है, तो इन दोनों पे जैसे ये बैकफायर करता है, तो यहां से बाजीराव 2 को जैसे मौका मिला तो ये भागना शुरू करेगा कि भागो भाई, बचाओ अब अपने आप को। अब तो होलकर है वो गुस्से में आ गए, और गुस्से में आ गया तो अब ये मारेगा। तो यहां से सिंधिया अकेला पड़ गया। कैसे? देखो अब इस बात को समझना और ध्यान से सुनना। आप क्या चल रहा है अब समझना। यहां से हमारे पास में होलकर में कौन है? जसवंत होलकर। इसने अटैक कर दिया किसके ऊपर? बाजीराव पे, बाजीराव 2 पे। ठीक है, जैसे इस पे अटैक किया, तो अटैक करते बाजीराव ने मौका देखा, भागना शुरू कर दिया। मौका देखा कि भाई मेरे बस का नहीं है, मैं होलकर को नहीं रोक पा रहा हूं, तो यहां से भागना शुरू करेगा। उधर सिंधिया ये देख रहे हैं कि भाई बाजीराव 2 तो भाग गया, अब मुझे अपने आप को बचाना है, तो सिंधिया अकेला पड़ गया। ध्यान से समझो क्या सिचुएशन हो रही है। सिंधिया अकेला पड़ गया, बाजीराव 2 भाग रहे हैं, और ये भागते भागते ये पहुंच जाता है बसीन, और बसीन जाके वहां पे शरण लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलता है कि भाई मुझे बचा लो। बोले कौन है भाई तू? बोले मैं, आपने तो बनाया था मेरे को बाजीराव 2, मैं बाजीराव 2 हूँ, मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ, कुछ भी करो मुझे बचाइए। बोले हुआ क्या है? बोले कि ऐसे ऐसे
होलकर मेरे पीछे पड़ा हुआ, वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। तो बोलो फिर हम क्या करें? आप देखो, आपका काम है क्या करना है आप देखो। नहीं, मेरे को आप प्रोटेक्शन दो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो वही सेम सिचुएशन, क्या ब्लैंक पेज लिया और इसके सामने रख दिया, बोल ये लो साइन करो यार। इनका एक ही काम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही काम है, जो भी इनके कंट्रोल में जाने की कोशिश करता है, जो भी इनके इन्फ्लुएंस में आने की कोशिश करेगा, ये उसको ब्लैंक पेज उठा के दे देंगे, ये ले साइन कर, बाद में देखेंगे क्या करना है, पहले आप साइन कीजिए। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पे जैसे ब्लैंक पेज लिया, उसमें कॉलम डाले कि हाँ भाई ये करना है, इसने साइन किया कि हाँ ठीक है टेंशन मत लो, मैं आपको सारा कंट्रोल दूंगा। यहां पे क्या बोला, सबसे पहले बोला आपको जितना भी आपका कंट्रोल है, जो भी एरियाज है आपके, वो सारे हमें देने पड़ेंगे। किसको बोल रहे हैं? बाजीराव को, पेशवा है ये। बोले आपके जो भी कंट्रोल के एरियाज है, जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, नागपुर हो गया, आपका पूना वाला एरिया है, सारे के सारे हमें देने पड़ेंगे। बोले यार ठीक है दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, दे दूंगा, आप बस मुझे बचाओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो सुन ले। बोले क्या दूसरा सुन रखा, आप मेरी प्रोटेक्शन कीजिए। बोले प्रोटेक्शन कर देंगे, आप टेंशन मत लो, पहले दूसरा पॉइंट सुन लो, बाद में ये कह दोगे कि भाई हमें ये बात बताई नहीं, अभी बता रहे हैं। तो बोले क्या? बोले बसीन भी देना पड़ेगा। बोले ठीक है वो दे दूंगा, वो भी आपका ही है, वो भी टेंशन मत लो। बोले सूरत भी आपको देना पड़ेगा। बोले भाई मुझे सिर्फ प्रोटेक्ट करो, अभी फिलहाल मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। बोले ठीक है आप जाइए, टेंशन मत लो, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये ट्रीटी होती है, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रीटी ऑफ बसीन। जैसे इस ट्रीटी की खबर बाहर दूसरे जो बगल में मराठा सरदार बैठे हैं, कौन कौन? हमारे पास में गुजरात में गायकवाड़ बैठे हैं, अगर हम बात करते हैं नागपुर में भोसले बैठे हैं, अगर हम बात करें इंदौर जहां पे कौन बैठे हैं? होलकर बैठे हैं, अगर हम बात करते हैं दैट इज ग्वालियर और वहां पे सिंधिया बैठे हैं, क्या इन सभी को मिर्च लगेगी? बिल्कुल लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई आखिर ये होता कौन है जो ये सब चीजें ट्रीटी करने वाला है, जो सब चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे हैं एक ट्रीटी में, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर है? यहां पे गुजरात में जो गायकवाड़ बैठे हैं ये न्यूट्रल बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो करना है जैसे करना है वो करो, मैं ठीक है, मैं अपने आप ही ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करता हूं कि वो मेरे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कंट्रोल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बिना कुछ किए। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। यहां पे हमारे पास में ये तीनों के तीनों बैठे हैं। अब क्योंकि सिंधिया है वो भाग रहे क्योंकि वो अकेले, बाजीराव तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गया, इधर हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस बाजीराव। होलकर जो कि दुखी है किस बात से? अपने भाई के गम में, और ये कह रहा है कि मैं मारूंगा, ये दिख गए तो मैं मारूंगा। सिंधिया मुंह छुपाने लायक नहीं है, ये जाए तो होलकर के पास जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि होलकर के भाई को मारा है। ठीक है, तो ये पहुंच जाता है भोसले के पास। तो यहां सामने होते हैं दैट इज सिंधिया प्लस भोसले, दोनों मिलते हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ अरगांव। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो इनके बीच में बैटल होती है, यहां से ये जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ये हार गए। अब ध्यान से समझना और सुनना, सेकंड बैटल जो होती है, सेकंड वॉर एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो होती है, ये एक्चुअल में ऐसी वॉर है जो हर किसी के साथ अलग अलग होती है, हर किसी के साथ अलग अलग ट्रीटी की जाएगी। यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले गुजरात के गायकवाड़ है, इनको तो नॉर्मल रखा है, न्यूट्रल रखा है कि भाई आप तो चलो हटो साइड में, क्योंकि आप तो बीच में बोले नहीं, आपने तो सीधा हमारा कंट्रोल यूज एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं बात करता हूं नागपुर के भोसले, ठीक है, इनको बोला हाँ भाई आप आ जाओ। आप क्यों आए बीच में? आपको किसी ने बोला था क्या? बोले नहीं। तो बोले आप क्यों आए बीच में? बोले गलती हो गई। गलती क्यों? आपको आना ही नहीं चाहिए था। तो इनसे की गई ट्रीटी दैट इज नोन एज देवगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव। बोले आप ट्रीटी साइन करो और इसको साइन करके तभी आपको जाने दिया जाएगा।
बोले ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी, जाने दो मुझे, छोड़ दो। उसके बाद बुलाया इंदौर के होलकर को, ठीक है, लास्ट में इनको बुलाएंगे पहले, क्योंकि ये खड़े, सिंधिया खड़े, सिंधिया को बुलाया, ग्वालियर के सिंधिया खड़े, इनको बुलाया, बोले हाँ आप आओ। क्यों आए बीच में? आपको बुलाया था किसी ने? हम बात कर रहे थे, हम अपने आप करते, आपको क्या आने की जरूरत थी? बोले आप ट्रीटी साइन करो। और सुरजी अर्जन गांव की ट्रीटी इनके साथ ये ट्रीटी की जाती है। बचे होलकर, बोले हाँ बताओ आप क्यों पीछे पड़े हुए थे? बोले मेरे भाई को मारा था। तो क्या हुआ? अटैक करने की क्या जरूरत है, आ जाओ, अब आपको भी कंट्रोल में लिया जाता है। यहां से हमारे पास में होती है राजपुर घाट की ट्रीटी। आखिरी में इनके साथ ट्रीटी की, पहले इनके साथ तो कर ही चुके ट्रीटी ऑफ बसीन। तो इस तरीके से यहां पे ट्रीटी करके इस वॉर को, इस बैटल को एंड किया जाता है, कंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस ट्रीटी को शुरुआत करने के लिए आए थे वेलेस्ली, लेकिन इसको एंड करेंगे बार्लो। ध्यान रखना इस बात को कि कंक्लूड करने वाले वेलेस्ली नहीं है। वेलेस्ली जिन्होंने इस ट्रीटी को शुरू किया, कंक्लूड करेंगे बार्लो। पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये है हमारे पास में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। क्यों हुआ, क्या रीजन रहे, किस तरीके से इसको कंक्लूड किया गया, ये सारे पॉइंट आपके सामने हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा अपना कंट्रोल मराठास पे बनाना शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से इनकी ऑटोनॉमी अपने हाथ में ले ली है। लेकिन अभी भी इनको कुछ एरियाज है जिनके ऊपर इनका कंट्रोल है कि भाई ठीक है आप अभी बैठे हो। इनको बोला है पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि इनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिए, सिर्फ ट्रीटी की है कि हाँ ध्यान रखना आगे से इस तरीके का ना हो, अपना काम करो, दोबारा से ऐसा मत करना। हाथ काट दिए एक तरीके से, मराठास के हाथ कट चुके हैं कि भाई अब क्या करें, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुई, क्या रीजन बने इनके, उसको समझते हैं। देखो जरा हम थोड़ा सा एक टाइम पीरियड देखें, 1810। इससे पहले क्या हो रहा है? इससे पहले हमारे पास में हो रहा है कि ये किसी भी जगह पे जब अटैक कर रहे हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, मेनली हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी अटैक कर रही है तो वो इनडायरेक्ट कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है उस जगह का। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब हो गया कि वो अपना पपेट बना रही है और उसको वहां पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, 1810 से 15 क्या होता है, क्योंकि इस टाइम पे एक चार्टर आ चुका है 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ चुका है। और इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑटोनॉमी है वो हम खत्म करते हैं, यहां पे सिर्फ एक ही ट्रेड होगा और वो हम टी का करेंगे। ठीक है, टी का और चाइना के साथ में जो ट्रेड होगा उसमें ऑटोनॉमी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, करे, हमें कोई एतराज नहीं है। कंपनी की ऑटोनॉमी खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से इनको फ्री एंड दे दिया है। ठीक है, कि आप अपना काम करना चाहते हो करो। पॉइंट क्लियर एकदम। इधर क्या होगा, जब ये सारी चीजें हो रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि हमें एक्सपेंशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सपेंशन करना चाहिए। और एक्सपेंशन करे तो कहां से करे? तो बोले कि जो मराठास के साथ में ट्रीटी कर रखे हैं ना, इनको छोड़ रखा है कि भाई ठीक है आप साइड में बैठे रहिए, हमें इन एरियाज को कब्जे में लेना चाहिए। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से उनको एक्साइट किया जा सकता है। तो ये नागपुर के भोसले के पास गए, बोले कि हमें नहीं पता, एक्सपेंशन करके दो, हमें एक्सपेंशन चाहिए, हमें पूरा एरिया चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए, कुछ भी करो। अब साइड में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो पिंडारीज है, क्योंकि ये पिंडारी क्या करते हैं, ये पिंडारी है जो एक तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए टेक्निक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इस गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं महारथी है। तो उन्होंने इन पिंडारीज को सप्रेस करना शुरू कर दिया। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे चिंटू नाम का एक पिंडारी है, ठीक है,
करीम नाम का एक पिंडारी है, इनको मार दिया, इनको भगा दिया यहाँ से कि आप यहाँ से निकलिए, अब आपका कोई रोल नहीं है। अब इनकी जैसे ये पिंडारी टूटे तो मराठा जो और वीक हो गए। पॉइंट क्लियर है? तो नागपुर के भोसले के पास में इन्होंने बोला कि एक्सपेंशन करो, तो यहां से एक बंदा निकल के आया जिसका नाम है अप्पा साहब। क्या नाम है? अप्पा साहब। ठीक है, पॉइंट क्लियर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं यहां पे पूना वाली साइड में, पूना कौन है? पूना में तो मेन जो हमारे पास में पेशवा है वही बैठता है, और पेशवा में बाजीराव टू है। ये जो बंदा है बाजीराव टू, ये सोच रहा है कि यार हुआ तो हमारे साथ में गलत है, हमें एक्सपेंशन करना चाहिए या मुझे दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। हम चाहते हैं कि दोबारा से रिवाइव हो, ये दोबारा से अपने आप को उठाने की कोशिश करेगा। इसके चक्कर में, क्योंकि ये होलकर के पास तो जा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ तो बिगाड़ चुके हैं पूरी तरीके से। दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ हमारे पास देखने को मिलता है कि ये पूरी तरह से सोच रहे कि किसके पास में जाऊं या जाके मैं बात करूं, तो इसको दिमाग में आता है कि मुझे गुजरात के गायकवाड़ के पास जाना चाहिए। गुजरात के गायकवाड़, इनके पास क्यों? क्योंकि भाई गुजरात के गायकवाड़ ही है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में डायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस बना लिया। ठीक है, तो ये यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाके इनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने अपना बंदा भेजा। ठीक है, किनके पास में? इनके पास। अब जैसे ये बात हुई तो बात होते ही दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, और अनबन हो जाती है तो इनके एक बंदे थे शास्त्री जी, जो इनके मिनिस्टर है, जो गायकवाड़ है इनके मिनिस्टर है शास्त्री जी, उनको मार दिया जाता है, डेथ हो जाती है। देखिए भाई, बातें हो रही है, थोड़ी बहुत बहस होती है इनके बीच में और वो मार दिया जाता है। तो जैसे ही ये मरे तो अब इन दोनों के बीच में फिर दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई आपने मारा कैसे। अब ध्यान से सुनना, जो सेकंड वॉर हुआ था, जो सेकंड बैटल होती है, उसके बीच में जो ट्रीटी हुई, पूना की जो ट्रीटी होती है, सॉरी जो हमारे पास में बाजीराव के साथ में जो बसीन की ट्रीटी होती है, इसमें एक पॉइंट बोला था कि अगर आपके बीच में किसी भी तरीके का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को जो मीडिएशन करवानी है, तो उस मीडिएशन के लिए भी हमें बुलाना पड़ेगा। बसीन की ट्रीटी में बोल रहे हैं ये सब। बसीन की ट्रीटी में क्या बोल दिया कि अगर आप किसी भी तरीके का जो मीडिएशन करोगे उसके लिए आप हमें बुलाओगे। अब ये बात वहीं आके फंस गई कि इन दोनों के बीच में बहस हो गई, अब मीडिएशन करवाना है तो बुलाना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मौका मिल गया, बहाना मिल गया कि भाई तुमने इनके ऊपर अटैक क्यों किया, इनका बंदा मारा क्यों। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। यहीं से हमारे पास में रीजन बनता है, और वो रीजन बनता है एंग्लो मराठा वॉर थर्ड का, और यहीं से हमारे पास में तीसरी लड़ाई होती है जहां पे पूना के जो हम कह सकते हैं पेशवा है, इनको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा कि भाई आप हट जाओ, अब आपसे नहीं हो पाएगा, अब आपको हम इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास होती है बैटल ऑफ थर्ड, दैट इज जिसको हम बोले दो लोग हैं, एक अप्पा साहब है और दूसरे हमारे पास में बाजीराव टू है। इन दोनों को निपटाया गया, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। ये बैटल होती है 1818 में, 1817 में होती है, धीरे धीरे करके सभी को निपटाया जाएगा 1818 तक, सारे जितने भी पेशवा है, कि भाई बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी सोचेगी कि अभी तो ये उठे, अभी तो ये बाजीराव टू उठे हैं, भाई इसको नहीं, बाद में चल के ये दूसरे मराठास भी उठेंगे, जो दूसरे मराठा सरदार है, नागपुर के हो गए, भोसले हो गए, इनको भी तो खत्म करना है। तो ये ऐसे करते करते 1818 तक ये पूरी तरीके से इनको खत्म करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। भीमा कोरेगांव जो ये बैटल है, ये रियल में एक ऐसी बैटल है जहां से फॉल्ट लाइन है, जो फॉल्ट लाइन बनेगा, हम आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में। भीमा कोरेगांव जब हम डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, जहाँ महार कम्युनिटी जो उनके बेसिस पे यहाँ पे आर्मी में एक पूरी रेजिमेंट बनाई जाती है और उसको डिसबैंड किया जाता है, वो सारी स्टोरी हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे समझेंगे कि भीमा कोरेगांव जो गाँव है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, वो हम आगे देखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया।
तो यहां से हमारे पास में पूरी तरीके से बोले कि अब ये जो है, आप पूना के बंदे हो, पूना के पेशवा हो, ठीक है, अब से आपको खत्म किया जाता है। और यहां पे एक ट्रीटी की गई लास्ट में, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ पूना। और इसमें बोला कि पहली चीज तो ये, आप लास्ट पेशवा होगे, लास्ट पेशवा। आज के बाद या आपके बाद आगे से अब कोई भी पेशवा नहीं आएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब तक आप जियोगे आपको पेंशन दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पेंशन लीजिए। 6 से 8 लाख रुपए जो भी पेंशन इनकी दी गई कि आप जब तक जियोगे आपको पेंशन मिलेगी। आगे से कोई भी पेशवा नहीं होगा, ठीक है। और ये जो पूरा कंट्रोल है ये हमारे हाथ में होगा, पूरा कंट्रोल, ठीक है। इसी से हमारे पास में देखेंगे कि आगे चल के ये, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पेंशन की आएगी, इनका एक बंदा आएगा धोंदूपंत करके, वो इसी चीज़ को देखेगा कि भाई मेरे को किस तरीके से ये पेंशन आगे इंप्रूव करनी चाहिए, किस तरीके से पैसे लेने चाहिए। तो इसी वजह से 1857 जो रिवोल्ट होगा वहाँ हम देखेंगे कि मराठाओं को उभारने वाले एक बंदे आएंगे जिसका नाम है धोंदूपंत, धोंदूपंत, ठीक है। क्योंकि इनको बोला, ट्रीटी ऑफ पूना में बोला कि आप कानपुर में चले जाइए, कानपुर में आप वहां जाओ और वहां जाके रहोगे एज ए नॉर्मल पर्सन। अब तो पेशवा बहुत कर लिया आपने, वहां जाओ और आपने वहां पे जाके स्टे कीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरीके की कहानियां हमें देखने को मिलती है थर्ड एंग्लो मराठा, ठीक है। 1857 में क्या हुआ, क्यों ये अपना रोल प्ले करेंगे, किस वजह से आएंगे, कौन आएगा, वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट एंग्लो, थर्ड एंग्लो मराठा, सेकेंड एंग्लो मराठा क्या होती है, क्यों होती है, आई होप पूरी तरीके से समझ आ गया, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।